Hi guys, welcome to our channel. Myself पीयूष चोपड़ा। तो आज अपन बात करेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। तो यह चैप्टर बड़ा ही बेसिक सा चैप्टर है, बड़ा इजी चैप्टर है। तो ये जब अपन चैप्टर कर लेंगे तो अपने जो आगे ऑर्गन सिस्टम पढ़ेंगे तो उसके जो फंक्शन है उसको क्लियरिफाई करने में और आसानी हो जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं टिश्यू के बारे में। तो टिश्यू क्या है? द ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन इज नॉन एज टिश्यू। कोशिकाओं का वह समूह जिसकी उत्पत्ति समान हो, एक समान हो, एंड परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन या फिर अ स्पेशल फंक्शन विच इज नॉन एज टिश्यू। तो ये अपने टिश्यू देख ले कि टिश्यू क्या है। तो द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स वेरीज, द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स वेरीज अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस। तो जो सेल की स्ट्रक्चर है वो वेरीज करती रहती है, अलग अलग होती रहती है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। जैसे जैसे उसके फंक्शन होंगे उसकी स्ट्रक्चर भी डिफरेंट डिफरेंट होती जाएगी। तो इसी बेसिस पे टिश्यू को कैटेगराइज किया गया है चार पार्ट में। फोर टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू। फर्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड है मस्कुलर टिश्यू, थर्ड है नर्वस टिश्यू एंड फोर्थ इज कनेक्टिव टिश्यू। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। एपिथेलियल टिश्यू, तो एपिथेलियल टिश्यू मतलब आउटर लेयर, आउटर टिश्यू, आउटर लेयर एपिडर्मिस। तो एपिथेलियल टिश्यू का ओरिजिन तीन प्रकार से होता है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एक्टोडर्म। एक्टो, मीजो एंड एंडोडर्म। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने एक्टोडर्म के बारे में। एक्टोडर्म मतलब एपिडर्मिस, एपिडर्मिस मतलब आउटर। तो सेल के अंदर जो आउटर मोस्ट कवरिंग है उसे अपन क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? स्किन। तो एपिथेलियल टिश्यू के बारे में एक बात ध्यान रखना, ये एक्टोडर्म भी होती है, मीजोडर्म मतलब बीच में भी होती है, एंड एंडोडर्म अंदर भी पाई जाती है। तो इसके तीन ओरिजिन है। ओरिजिन मतलब उत्पत्ति, जहाँ से वो फॉर्म हुआ है, उत्पत्ति। तो इसके तीन ओरिजिन है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। तो एक्टोडर्म में अपन पढ़ते हैं एपिडर्मिस एंड एक्टोडर्म को बोलते हैं अपन एपिडर्मिस। एपिडर्मिस मतलब आउटर लेयर, आउटर लेयर, एग्जाम्पल स्किन। सेकेंड है मीजोडर्म। मीजोडर्म मतलब सेल के अंदर पाई जाती है, सेल के बीच में पाई जाती है, उससे अपन बोलते हैं मीजोथीलियम। इसका एक ही बेस्ट एग्जांपल है, वो है हार्ट। हार्ट इज अ मीजोडर्म इन ऑरिजिन। थर्ड है एंडोडर्म। एंडोडर्म मतलब इनर मोस्ट, इनर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट, सबसे अंदर, सेल के सबसे अंदर प्रेजेंट होती है, उसे अपन बोलते हैं एंडोथीलियम। इसका बेस्ट एवर एग्जांपल है ब्लड कैपिलरीज। तो एपिथेलियम टिश्यू के तीन ओरिजिन होते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। जबकि नर्वस टिश्यू एक्टोडर्म्स इन ओरिजिन होता है और कनेक्टिव टिश्यू मीजोडर्म इन ओरिजिन होता है। तो ये अपने डिफरेंस देखा बाकी के टाइप ऑफ टिश्यू के बीच में। तो एपिथेलियल टिश्यू तीन ओरिजिन के होते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, और उसके अपन ने एग्जाम्पल भी डिस्कस किए। अब अपन बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यू, आइए वन बाय वन अपन बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू आर अवैस्कुलर इन नेचर। अवैस्कुलर मीनिंग है, अवैस्कुलर मतलब absent of blood vessels. Epithelial tissue are avascular in nature, which means absent of blood vessels. Blood vessels, blood इसके अंदर नहीं पाया जाता है, ब्लड वेसल्स इसके अंदर नहीं पाई जाती, इसलिए अपन इसको बोलते हैं अवैस्कुलर इन नेचर। एपिथेलियल टिश्यू आर अवैस्कुलर इन नेचर्स। एंड सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है वो है हाई रीजनरेशन पावर। रीजनरेशन पावर मीनिंग मतलब रीजनरेशन, न्यू सेल्स अराइज होती है, न्यू सेल्स फॉर्म होती है, प्रिमिटिव सेल डिस्ट्रॉय होती रहती है, इससे अपन बोलते हैं रीजनरेशन पावर। तो सबसे ज़्यादा जो कौन सा टिश्यू है वो रीजनरेशन पावर शो करता है, वो है एपिथेलियल टिश्यू में सबसे ज़्यादा रीजनरेशन पावर होती है। तो अपने एग्जांपल ले लेते हैं स्किन।
स्किन में अपन के जैसे कोई भी चोट लगती है तो वहाँ पे वो स्किन वापस भर जाती है, वो घाव भर जाता है, न्यू सेल्स अराइज हो जाती है। इसलिए अपन बोलते हैं रीजनरेशन पावर, एपिथेलियल रीजनरेशन पावर, हाई रीजनरेशन पावर। तो रीजनरेशन पावर सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू में ही अपन को देखने को मिलती है। सेकेंड है डिफ्यूजन प्रोसेस, डिफ्यूजन प्रोसेस अकरिंग इन एपिथेलियल टिश्यू। डिफ्यूजन प्रोसेस मीनिंग particles move from high concentration to their low concentration, कम ज़्यादा सांद्रता की ओर कम सांद्रता, है ना। तो डिफ्यूजन प्रोसेस अकरिंग इन एपिथेलियल टिश्यू। डिफ्यूजन की प्रोसेस भी कहाँ पे होती है? एपिथेलियल टिश्यू के अंदर। तो ये अपन ने कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर अपन ने देख लिया एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, क्या क्या फीचर्स है। ये फीचर्स आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट जो मेन इंपॉर्टेंट फीचर वो है अवेस्कुलर, अवेस्कुलर इन नेचर। अब बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, है ना। तो एपिथेलियल टिश्यू आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल अपन इसलिए कहते हैं क्योंकि वन लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट, वन लेयर ओनली सिंगल सेल्स, ओनली सिंगल लेयर पाई जाती है सेल्स सेल पे, इसलिए अपन इसको बोलते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू विच मीन्स ओनली सिंगल लेयर प्रेजेंट। एंड सेकेंड है कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। कंपाउंड मीनिंग कंपाउंड मतलब मल्टीपल लेयर प्रेजेंट होती है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, इन दोनों टिश्यू में से प्रोटेक्शन का काम कौन करेगी? प्रोटेक्शन का काम कौन करेगी, सिंपल एपिथेलियम या कंपाउंड एपिथेलियम? ऑब्वियस सी बात है, मल्टीपल लेयर प्रेजेंट है कंपाउंड एपिथेलियम में, मल्टीपल लेयर प्रेजेंट है, मल्टीपल मतलब एक से ज़्यादा लेयर प्रेजेंट है, इसलिए ये प्रोटेक्शन का काम करती है। प्रोटेक्शन का काम कौन करती है? कंपाउंड एपिथेलियम, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल लेयर प्रेजेंट रहते हैं। मल्टीपल लेयर्स आर प्रेजेंट इन द कंपाउंड एपिथेलियम वर्क एज प्रोटेक्शन, इसलिए ये प्रोटेक्शन का काम करती है। जबकि सिंपल एपिथेलियम में ओनली वन लेयर प्रेजेंट रहती है, तो ये प्रोटेक्शन का काम नहीं करती। तो ये अपन ने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में डिस्कस किया, कितने प्रकार के होते हैं। एपिथेलियम टिश्यू दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, सेकंड है कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। अब अपन इसके डायग्राम देखते हैं कि इसके डायग्राम किस प्रकार से होते हैं, इसकी लेयर किस फॉर्म में अरेंज्ड हुई होती है। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो कंपाउंड एपिथेलियम की जो डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार से होता है, क्योंकि कंपाउंड एपिथेलियम मीनिंग ये है कि अरेंज इन अ मल्टीपल लेयर्स। ये देखो मल्टीपल लेयर, एक के ऊपर एक प्रेजेंट है, लेयर एक के ऊपर एक प्रेजेंट है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं मल्टीपल लेयर सेल। जबकि सिंपल एपिथेलियम में ओनली वन टाइप ऑफ लेयर प्रेजेंट रहती है। उसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से है, इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से है, जिसमें ओनली वन लेयर पाई जाती है, सेल्स के ऊपर ओनली वन लेयर पाई जाती है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं सिंपल एपिथेलियम सेल्स। और इसके बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो ये अपन ने देख लिया सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम्स के बारे में। अब बात करते हैं सिंपल एपिथेलियम कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप है इसके। सिंपल एपिथेलियम के कितने टाइप है, कंपाउंड एपिथेलियम के कितने टाइप है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि टिश्यू चार प्रकार के होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो सबसे पहले अपने पढ़ा एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल के भी अपन ने दो टाइप पढ़े, सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम। अब अपन बात करने जा रहे हैं सिंपल एपिथेलियम के भी कितने टाइप्स होते हैं एंड कंपाउंड एपिथेलियम्स के भी कितने टाइप होते हैं। तो सिंपल एपिथेलियम 5 प्रकार के होते हैं, स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम एंड फिफ्थ इज सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो सिंपल एपिथेलियम के 5 प्रकार होते हैं, इसके 5 टाइप होते हैं। जबकि कंपाउंड एपिथेलियम में 2 टाइप होते हैं, फर्स्ट है ट्रांजिशनल एपिथेलियम एंड सेकंड है स्ट्रेटिफाइड। तो ये जो टाइप है वो आपको ध्यान में रखने हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ ले जाते हैं कि कौन से सिंपल एपिथेलियम है, कौन कंपाउंड एपिथेलियम है और इसके कौन से एग्जाम्पल होते हैं।
तो वन बाय वन अपन सिंपल एपिथेलियम के टाइप्स के बारे में अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम। 5 टाइप है, एक एक अपन स्टडी करते हैं। सबसे फर्स्ट है स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम नाम से ही मालूम हो रहा है कि स्क्वैमस एपिथेलियम स्क्वायर के फॉर्म में होगा। स्क्वैमस एपिथेलियम वर्क एज डिफ्यूजन। बस ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट है स्क्वैमस एपिथेलियम वर्क एज डिफ्यूजन एंड दिस एपिथेलियम इज आल्सो कॉल्ड पेवमेंट एपिथेलियम। तो आइए एक एक के बारे में समझते हैं। फर्स्ट है स्क्वैमस एपिथेलियम वर्क एज डिफ्यूजन। तो जो स्क्वैमस एपिथेलियम है वो डिफ्यूजन की तरह कार्य करता है, डिफ्यूजन की तरह काम में करता है। इस एपिथेलियम में डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है। डिफ्यूजन की प्रोसेस, बस ये एक फीचर आपको ध्यान में रखना है। आपका स्क्वैमस एपिथेलियम में आप एक भी एग्जांपल नहीं भूल पाओगे। फर्स्ट है डिफ्यूजन, फर्स्ट पॉइंट है डिफ्यूजन। सेकंड है पेवमेंट एपिथेलियम। बस ये 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। स्क्वैमस एपिथेलियम वर्क एज डिफ्यूजन एंड विच इज ऑल्सो नोन एज पेवमेंट एपिथेलियम। एंड इसकी जो शेप होती है वो इरेगुलर हुई होती है, रेगुलर नहीं होती, इरेगुलर होती है। ऐसे इरेगुलर, एक स्पेसिफिक शेप नहीं होता, इसलिए अपन इसको बोलते हैं पॉलीगोनल इन शेप। पॉलीगोनल इन शेप। तो फर्स्ट डिफ्यूजन, सेकंड पेवमेंट एपिथेलियम एंड थर्ड इज इरेगुलर शेप विच इज ऑल्सो नोन एज पॉलीगोनल। अब अपन इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो मैंने आपको अभी कहा कि स्क्वैमस एपिथेलियम वर्क एज डिफ्यूजन। तो अपनी बॉडी में ऐसे कौन कौन से ऑर्गन हैं जो डिफ्यूजन का काम करती है? यस, आप सबको पता है कि जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है एल्वियोलाई, एक्सचेंज ऑफ गैसेस CO2 एंड O2। तो फर्स्ट एग्जाम्पल इसको हो गया एल्वियोलाई। एल्वियोलाई लंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है। एल्वियोलाई एक्सचेंज का काम करती है बाय द हेल्प ऑफ सिंपल डिफ्यूजन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिटेल स्ट्रक्चर, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इसकी डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो यहाँ पे अभी इसको एग्जाम्पल याद रखना है कि स्क्वैमस एपिथेलियम डिफ्यूजन का काम करती है। तो इसके एग्जाम्पल होंगे एल्वियोलाई, बोमन्स कैप्सूल। बोमन्स कैप्सूल आप सबको पता होगा कि बोमन्स कैप्सूल नेफ्रॉन में पाए जाते हैं। नेफ्रॉन किडनी में पाए जाते हैं, जो कि फिल्ट्रेशन में हेल्प करवाता है। फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन नेफ्रॉन में वर्क करते हैं ना। तो बोमन्स कैप्सूल वर्क एज फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है बाय द हेल्प ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। तो फर्स्ट एग्जांपल एल्वियोलाई, सेकंड बोमन्स कैप्सूल, थर्ड है ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज में भी डिफ्यूजन देखने को मिलता है एंड स्किन में तो अपने को डिफ्यूजन देखने को ही मिलता है। तो ये 4 एग्जांपल है स्क्वैमस एपिथेलियम के। फर्स्ट एल्वियोलाई, सेकंड बोमन्स कैप्सूल, थर्ड है ब्लड कैपिलरीज एंड फोर्थ है स्किन। तो ये अपन ने बात की स्क्वैमस एपिथेलियम के बारे में। इसके 2 पॉइंट आपको याद में रखना है, सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। फर्स्ट है डिफ्यूजन, स्क्वैमस एपिथेलियम वर्क एज डिफ्यूजन एंड विच इज ऑल्सो कॉल्ड पेवमेंट एपिथेलियम। अपन इसको पेवमेंट एपिथेलियम इसलिए कहा क्योंकि प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ टाइल्स ऑन द फ्लोर के ऊपर जो टाइल्स होती है इसकी ऐसी शेप होती है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं पेवमेंट एपिथेलियम। इसकी आगे अपन शेप देखेंगे, इसका डायग्राम भी डिस्कस करेंगे। तो बस यही है स्क्वैमस एपिथेलियम। इसके एग्जांपल आपको ध्यान में रखने हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। बस एक ही ट्रिक आपको ध्यान में रखनी है, डिफ्यूजन। स्क्वैमस एपिथेलियम वर्क एज डिफ्यूजन। तो सारे एटॉमिक जो भी एग्जांपल है वो आपको याद आ जाएंगे। तो अब अपन बात करते हैं इसकी शेप के बारे में। ये देखो गाइस, ये है सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम में भी स्क्वैमस एपिथेलियम सिंपल पढ़ रहे हैं अपन। सिंपल मतलब एक ही लेयर प्रेजेंट होती है। कंपाउंड तो अपन आगे पढ़ेंगे। तो सिंपल मतलब ओनली 1 लेयर प्रेजेंट। सिंपल में भी अपन 5 टाइप ने अभी डिस्कस किया है। 5 टाइप होते हैं, उसमें अभी फर्स्ट अपन स्टडी करें स्क्वैमस। तो स्क्वैमस ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम ओनली 1 लेयर प्रेजेंट होती है और प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ
टाइल्स ऑन द फ्लोर, ये देखो टाइल्स के रूप में अरेंज्ड हुई होती है, टाइल्स अपन को टाइल्स की तरह दिख रही है ना, इसलिए अपन इसको बोलते हैं पेवमेंट एपिथेलियम। तो ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई स्क्वेमस एपिथेलियम की। अब अपन बात करते हैं, सेकंड है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल, क्यूब, इसकी जो शेप है वो क्यूब के फॉर्म में हुई होती है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो क्यूबॉइडल फंक्शन में भी आपको एक ट्रिक ध्यान रखनी है, इससे आपके जितने भी एग्जाम्पल है वो आपके सोल्व हो जाएंगे, आपको याद हो जाएंगे। तो अपने देखा स्क्वेमस में क्या काम करता है, स्क्वेमस एपिथेलियम, स्क्वेमस डिफरेंस होती है, क्यूबॉइडल माइनर फंक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। ये एक पॉइंट ध्यान रखना है, माइनर, ओनली माइनर, मेजर की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। मेजर वर्क करेगा कॉलमनर, जबकि माइनर वर्क करेगा क्यूबॉइडल एपिथेलियम। माइनर फंक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन दोनों का काम करती है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, बट इन द फॉर्म ऑफ माइनर, माइनर की तरह काम करती है, मेजर नहीं करती। मेजर कॉलमनर एपिथेलियम करती है। तो माइनर फंक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन आर कंट्रोल्ड बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम दो प्रकार की होती है। फर्स्ट, जिसके अंदर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, उसे अपन कहते हैं ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सबसे पहले आपको क्यूबॉइडल एपिथेलियम में एक ही बात ध्यान में रखनी है, माइनर फंक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। माइनर फंक्शन है एब्जॉर्प्शन का एंड सिक्रेशन का। और क्यूबॉइडल के भी दो टाइप है, जिस सेल के अंदर माइक्रोविलाई प्रेजेंट रहेंगे, इसकी मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको बना के बता रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगी। ये माइक्रोविलाई है, ये माइक्रोविलाई है, ये कुछ इस तरह से हुई होती है, ये माइक्रोविलाई प्रेजेंट रहते हैं। तो इसलिए अपन इसको बोलते हैं ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, विच मीन्स प्रेजेंट ऑफ माइक्रोविलाई। एंड सेकेंड है सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम नाम से मालूम हो रहा है कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, सीलिया। इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से होगा, ये कुछ इस प्रकार से सीलिया प्रेजेंट हुए होंगे, है ना। तो इसलिए अपन इसको बोलते हैं सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो ये अपन ने बात की क्यूबॉइडल एपिथेलियम के टाइप्स के बारे में। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम दो टाइप्स हैं, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड सेकंड है सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब अपन बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो ब्रश बॉर्डर माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, माइक्रोविलाई, एब्जॉर्प्शन होता है, सिक्रेशन होता है। तो एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन कहाँ पे होगा, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ये भी अपन नेफ्रॉन में पढ़ेंगे, जब अपन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे। तो जब अपन किडनी के स्ट्रक्चर देखेंगे तब यहाँ पे नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर आएंगे, उसमें पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। तो ये एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन, पोटेशियम आयन, हाइड्रोजन आयंस। तो सिक्रेशन भी करते हैं, माइनर फंक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। तो ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम का एक ही एग्जांपल है पीसीटी एंड डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ये भी अपन नेफ्रॉन में पढ़ेंगे। तो सेकंड अपन बात करने जा रहे हैं सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम ये सेकंड टाइप है क्यूबॉइडल एपिथेलियम का। तो फंक्शन एज स्मॉल अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। ये वही बात हो गई, स्मॉल अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। बस एक ही डिफरेंस है ब्रश बॉर्डर में और सीलिएटेड में। ब्रश बॉर्डर में तो माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है, जबकि सीलिएटेड में सीलिया प्रेजेंट होते हैं, इसलिए अपन इसको बोलते हैं सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। फंक्शन एज स्मॉल अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। Cilia are present on cuboidal epithelium, so it is known as ciliated cuboidal epithelium. Example है respiratory bronchioles। respiratory bronchioles में cilia present होते हैं, जो कि absorption and secretion में हेल्प करवाते हैं।
तो ये इसका एग्जाम्पल ध्यान में रखना है, ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स किसका एग्जाम्पल है? सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम का एग्जाम्पल है ब्रोंक्यूल्स, जबकि ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम का एग्जाम्पल क्या था? ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जिसके अंदर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, पीसीटी एंड डीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। तो ये अपन ने क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू के बारे में डिस्कस किया। अब इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे और आगे जो कॉलमनर एपिथेलियम है उसके बारे में अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं। कॉलमनर एपिथेलियम, ये थर्ड टाइप आ गया सिंपल एपिथेलियम टिश्यू का। सबसे पहले मैं आपको वापस रिवाइज करा देता हूँ, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था एनिमल टिश्यू, जो कि 4 प्रकार के होते हैं, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव एंड नर्वस। नर्वस अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, यहाँ पे सिर्फ अपन थोड़ा सा इंट्रो लेंगे, बाकी चैप्टर है नर्वस टिश्यू, वहाँ पे अपन इसको डिस्कस करेंगे। तो 4 है, मस्कुलर, एपिथेलियल, कनेक्टिव एंड नर्वस। तो सबसे पहले अपन ने बात की एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो एपिथेलियल टिश्यू भी 2 टाइप के थे, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल अपन उसे बोलते हैं जिसके अंदर 1 लेयर प्रेजेंट रहती है। कंपाउंड अपन इसे बोलते हैं जिसमें मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट रहती है, मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स विच इज नॉन एज कंपाउंड एपिथेलियम। तो सिंपल एपिथेलियम के भी 5 टाइप है, वो है स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर एंड स्ट्रेटिफाइड, सूडो स्ट्रेटिफाइड एंड ग्लैंडुलर। जबकि कंपाउंड एपिथेलियम के 2 टाइप है, ट्रांजिशनल एंड स्ट्रेटिफाइड, जो आगे अपन स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट अपन ने देख लिया स्क्वेमस एपिथेलियम, सेकंड अपन ने देख लिया क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब थर्ड जो एपिथेलियल टिश्यू है, थर्ड सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, वो है कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू तो ये मेजर फंक्शन करता है, मेजर फंक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। बस ये पॉइंट आपको याद रखना है, इसके एग्जाम्पल आपसे हो जाएंगे। एक भी एग्जाम्पल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे गलत नहीं हो पाएगा, ये गारंटी मैं लेता हूँ कि मेजर फंक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। क्यूबॉइडल तो क्या कर रहा था? माइनर फंक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, जबकि कॉलमनर क्या कर रहा है? मेजर फंक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, मेजर फंक्शन करता है। इसका तो ये स्पेसिफिक काम है, स्पेशल काम यही है कॉलमनर का, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन, जबकि क्यूबॉइडल का तो माइनर सा फंक्शन है। तो कॉलमनर एपिथेलियम्स आर ऑफ 2 टाइप, ये भी 2 टाइप होते हैं। क्यूबॉइडल के भी 2 टाइप थे, ब्रश बॉर्डर जिसके अंदर माइक्रोविलाई प्रेजेंट रहते हैं, एंड सेकंड थी सीलिएटेड, इसके भी 2 है। फर्स्ट है ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इसके भी सेल्स के ऊपर माइक्रोविलाई प्रेजेंट रहेंगे। एंड सेकंड है सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, तो सेल्स के ऊपर सीलिया प्रेजेंट रहेंगे, इसलिए अपन इसको बोलते हैं सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। अपन बात करते हैं, फर्स्ट है ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इन विच माइक्रोविलाई आर प्रेजेंट। सो माइक्रोविलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्ब। ये अपन स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ेंगे कि जहाँ माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं वहाँ इंक्रीज होता है सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन। ये बात ध्यान रख लीजिएगा, माइक्रोविलाई का क्या रोल है? इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन एंड प्रेजेंट बिलो एट द सेल। एग्जाम्पल है स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, एग्जाम्पल है इसके स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में माइक्रोविलाई अपन देखने को पाए जाते हैं, इसलिए अपन इसको बोलते हैं ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब अपन बात करते हैं सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बारे में। सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, cilia are present on the cuboidal epithelium, so known as ciliated cuboidal epithelium, which help in the movement। cilia क्या काम करते हैं? मूवमेंट के लिए हेल्प होते हैं, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, सो नॉन एज सीलिएटेड cuboidal epithelium, ciliated columnar epithelium which help in the movement।
सो जो इसके एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल है फैलोपियन ट्यूब्स एंड एपेंडाइमल सेल्स। फैलोपियन ट्यूब्स एंड एपेंडाइमल सेल्स। फैलोपियन ट्यूब्स एंड एपेंडाइमल सेल्स। फैलोपियन ट्यूब्स यूट्रस में पाए जाते हैं, फीमेल्स में ही पाए जाते हैं। एपेंडाइमल सेल्स पाए जाते हैं ब्रेन वेंट्रिकल्स में, जो कि सिक्रेशन कराते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सीएसएफ का सिक्रेशन कराते हैं, प्रोडक्शन कराते हैं एंड रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ सीएसएफ। तो सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम में अपन को एक बात ध्यान में रखनी है, सीलिया प्रेजेंट होते हैं। इसके बेस्ट एग्जांपल है, सीलिया मतलब मूवमेंट के लिए हेल्प होते हैं, तो बेस्ट एग्जांपल है फैलोपियन ट्यूब्स, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है एम्प्यूला रीजन में, मेनली एम्प्यूला रीजन में, तो वहाँ पे मूवमेंट होता है बाय द हेल्प ऑफ सीलिया। तो इसलिए अपन एग्जांपल है फैलोपियन ट्यूब्स एंड एपेंडाइमल सेल। एपेंडाइमल सेल which present in the brain, which present in the brain ventricles, which present in the brain ventricles to produce cerebrospinal fluid and control the production of CSF, जो कि कंट्रोल करता है प्रोडक्शन ऑफ CSF। तो ये अपन ने कॉलमनर एपिथेलियम सेल के बारे में देखा। क्यूबॉइडल भी दो टाइप के होते हैं, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, एंड कॉलमनर भी दो टाइप के होते हैं, ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियम एंड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। तो ये अपन ने वन बाय वन अपन ने डिस्कस कर लिया, इसके एग्जांपल अपन ने डिस्कस कर लिए। अब इसकी शेप अपन देख लेते हैं क्या क्या है। और जो फोर्थ है वो है ग्लैंडुलर। तो इससे पहले अपन ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू के बारे में पढ़ लेते हैं। अपन ने 3 टिश्यू पढ़ ली, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर। अब अपन फोर्थ पढ़ने जा रहे हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम नाम से ही क्लियर हो रहा है, ग्लैंड। तो ग्लैंड क्या काम करती है, सिक्रेशन, फ्लूइड का सिक्रेशन करवाती है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, ग्लैंड। तो इट्स नेम इंडिकेट that glands, which means secretion of fluids, it is known as glandular epithelium। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। its name indicate that gland which means secretion of fluids, it is known as glandular epithelium। बस मैंने अभी जो कहा वही ये कह रहा है कि ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिक्रेशन करवाता है। it is basically modified by cuboidal and columnar epithelium। it is basically modified by cuboidal and columnar epithelium। cuboidal and columnar epithelium का ये मॉडिफाई वर्जन है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो ग्लैंडुलर मतलब ग्लैंड दो टाइप की होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड दो टाइप की होती है। फर्स्ट है एक्सोक्राइन, सेकंड है एंडोक्राइन। फर्स्ट है एंडोक्राइन, सेकंड है एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन अपन किसे कहते हैं, एंडोक्राइन जिसके अंदर डक्ट एब्सेंट होती है उसे अपन कहते हैं एंडोक्राइन, जो कि अपना सिक्रेशन डायरेक्टली ब्लड के अंदर ट्रांसफर करती है, उसे अपन कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड अपन उसे कहते हैं जिसके अंदर डक्ट प्रेजेंट होती है, जो अपना सिक्रेशन किसके थ्रू करवाती है, डक्ट के थ्रू उसका सिक्रेशन होता है, उसके अंदर डक्ट भी होती है एंड डक्ट लेस भी होती है। ये बात ध्यान रखना, एंडोक्राइन ग्लैंड है वो डक्ट लेस होती है, जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो डक्ट लेस भी होती है और उसके अंदर डक्ट प्रेजेंट भी होती है। तो ये अपन ने ग्लैंड के बारे में डिस्कस कर लिया। अब इसके अपन टाइप देखते हैं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो कितने टाइप्स की होती है ना। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। सबसे पहले अपन बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है। These glands are ductless gland and directly secrete the secretion into blood. It is known as endocrine. This secretion known as hormone, जो सिक्रेशन ब्लड के अंदर डाल रही है, जो ग्लैंड अपना सिक्रेशन डायरेक्टली ब्लड के अंदर डाल रही है, उस सिक्रेशन को अपन क्या कहते हैं, हार्मोन। उस सिक्रेशन को अपन क्या कहते हैं, हार्मोन। जो ग्लैंड अपना सिक्रेशन डक्ट के थ्रू ब्लड में पहुंचा रही है या ऑर्गन्स में पहुंचा रही है, उससे अपन क्या कहते हैं, एंजाइम्स सिक्रेट करवाता है एक्सोक्राइन पार्ट एंड हार्मोन सिक्रेट करवाता है एंडोक्राइन पार्ट, एंडोक्राइन ग्लैंड। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उसके एग्जांपल है थाइमस ग्लैंड एंड थायराइड ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये अपन एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ेंगे।
अच्छे से डिस्कस करेंगे। थाइमस ग्लैंड क्या है, थायराइड ग्लैंड क्या है, आयोडीन की कमी से क्या होता है, ये सब अपन डिस्कस करेंगे। तो अभी अपन इतना ही देखते हैं। एंडोक्राइन में डक्टलेस ग्लैंड होती है, डक्टलेस होती है, इसके एग्जांपल अपन को ध्यान रखना है, थाइमस एंड थायराइड। अब अपन बात करते हैं एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन, दीज ग्लैंड आर सिक्रेट देयर सिक्रेशन इनटू कैविटी डायरेक्टली बाय द डक्ट। अपना जो सिक्रेशन है वो किसके द्वारा, बाय द हेल्प ऑफ डक्ट इनटू द ब्लड। एग्जांपल है म्यूकस ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड एंड एक्सेट्रा। तो ये तीन एग्जांपल आपको ध्यान में रखना है एक्सोक्राइन ग्लैंड के, जो अपना सिक्रेशन किसके थ्रू करवाते हैं, डक्ट के थ्रू। म्यूकस ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड। तो अब अपन देखते हैं एक्सोक्राइन के बारे में। एक्सोक्राइन के बारे में देखते हैं। एंडोक्राइन का तो अलग से चैप्टर है, वहाँ पे अपन देखेंगे थाइमस ग्लैंड एंड थायराइड ग्लैंड पे। अभी अपन देखते हैं एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो जो मैंने आपको कहा था, अभी कहा था कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है उसके अंदर डक्ट भी पाई जाती है और डक्ट एब्सेंट भी होती है। तो इसके एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन भी इसकी दो टाइप्स के होते हैं, सिंपल एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड कंपाउंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। सिंपल मींस जिसके अंदर डक्ट एब्सेंट होती है, सिंपल एक्सोक्राइन ग्लैंड जिसके अंदर डक्ट एब्सेंट होती है, और कंपाउंड एक्सोक्राइन ग्लैंड जिसके अंदर डक्ट प्रेजेंट रहती है। डक्ट के थ्रू वो अपना सिक्रेशन ब्लड के अंदर करवाते हैं, पहुंचा पाते हैं, ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात। तो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं सिंपल एक्सोक्राइन ग्लैंड। दीज टाइप ऑफ ग्लैंड्स नॉट हैव एनी डक्ट। जिस ग्लैंड के अंदर किसी भी प्रकार की डक्ट नहीं पाई जाती, जिस एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर किसी भी प्रकार की डक्ट नहीं पाई जाती, उसे अपन कहते हैं सिंपल एक्सोक्राइन ग्लैंड। सेकंड है कंपाउंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। their secretion are secrete into duct than blood। तो ये अपन ने एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ा। अब अपन पढ़ते हैं वन बाय वन। सिंपल एक्सोक्राइन ग्लैंड कितने टाइप्स की होती है, उसके अंदर डक्ट एब्सेंट होती है, तो वो कितने टाइप्स की होती है। कंपाउंड एक्सोक्राइन ग्लैंड जिसके अंदर डक्ट प्रेजेंट रहती है, वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो वन बाय वन अपन स्टडी करते हैं। सबसे पहले अपन स्टडी करने जा रहे हैं टाइप ऑफ सिंपल एक्सोक्राइन ग्लैंड। टाइप ऑफ सिंपल एक्सोक्राइन ग्लैंड इन विच हैव नो डक्ट। अभी मैंने आपको कहा विच हैव नो डक्ट। तो फर्स्ट है ट्यूबुलर ग्लैंड। इसका शेप से अपन को क्लियर समझ में आ जाएगा कि इसको अपन ट्यूबुलर क्यों कह रहे हैं, एसिनर क्यों कह रहे हैं, सेक्युलर क्यों कह रहे हैं। तो फर्स्ट स्टडी करते हैं ट्यूबुलर ग्लैंड। तो इसकी शेप नाम से ही क्लियर हो पा रही है, इसकी शेप कैसी होगी। इसकी शेप ट्यूब लाइक शेप होगी। एंड जो इसकी अपीयरेंस है, जो अपन को दिखाई देती है, वो भी कैसी होगी, ट्यूबुलर। तो बस ट्यूबुलर ग्लैंड विच मीन्स शेप ऑफ कैविटी इज ट्यूब लाइक एंड अपीयरेंस ऑल्सो एज ट्यूबुलर। अब सेकेंड बात करते हैं एसिनर द शेप ऑफ कैविटी शेप ऑफ कैविटी जिसकी होती है ट्यूबुलर, बट ओवरऑल अपीयरेंस होती है वो राउंडेड होती है। राउंड मतलब एल्वियोली लाइक। ट्यूबुलर अपन स्ट्रक्चर बना लेते हैं अभी यहीं पे, जो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि ट्यूबुलर ग्लैंड एक्चुअली है क्या। तो ये देखो कुछ इस प्रकार की ट्यूबुलर ग्लैंड होती है, इस प्रकार से कुछ ट्यूबुलर ग्लैंड होती है। ये ट्यूबुलर ग्लैंड है। तो इसकी जो कैविटी है, इसको अपन क्या कहते हैं, कैविटी। इसको अपन बोलते हैं कैविटी। तो इसकी जो कैविटी है उसका शेप भी ट्यूब लाइक है, और इसकी जो अपीयरेंस है वो भी कैसी है, ट्यूबुलर। तो इसलिए अपन इसको कहते हैं ट्यूबुलर ग्लैंड। अब अपन बात करते हैं एसिनर ग्लैंड की। तो ये एसिनर ग्लैंड कुछ इस प्रकार से, ये इसको अपन बोलते हैं एसिनर। तो इससे आपको क्लियर में समझ में आ रहा है, जो इसकी कैविटी है
जो इसकी कैविटी है वो तो कैसी है, ट्यूब लाइक। ये देखो, ये ट्यूब लाइक, इसकी कैविटी तो कैसी है, ट्यूब लाइक, पर जो इसका ओवरऑल अपीयरेंस है वो अपन को कैसा दिखाई दे रहा है, एल्वियोली लाइक, राउंडेड। तो इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, एसिनर, एसिनर, एसिनर ग्लैंड। शेप ऑफ कैविटी ट्यूबुलर बट ओवरऑल अपीयरेंस राउंड एंड एल्वियोली लाइक। अब अपन बात करते हैं सेक्युलर, शेप ऑफ कैविटी राउंड एंड ओवरऑल अपीयरेंस भी राउंड, मतलब इसकी कैविटी भी राउंडेड होती है और इसकी जो ओवरऑल अपीयरेंस है वो भी राउंडेड टाइप की होती है। अब अपन इसकी स्ट्रक्चर शेप प्रॉपरली देख लेते हैं। मैंने अभी वैसे शेप तो आपको बताई दी थी, फिर भी एक बार अपन डिस्कस कर लें कि ये देखो, ये क्या थी, ट्यूबुलर, ये क्या थी, ट्यूबुलर। इसकी जो कैविटी है वो भी ट्यूब लाइक एंड जो इसका ओवरऑल अपीयरेंस है वो भी ट्यूब लाइक है ना, ये भी ट्यूबुलर। और अपन ने एसिनर के बारे में देखा था कि जो इसकी कैविटी है वो तो ट्यूबुलर लाइक है और जो इसकी जो ओवरऑल अपीयरेंस है, ओवरऑल अपीयरेंस है वो कैसी है, राउंडेड, राउंड एल्वियोली लाइक, एल्वियोली लाइक शेप है ना। तो ये अपन ने स्ट्रक्चर देख ली, तो इसका आप स्क्रीन शॉट खींच सकते हो, आपके बहुत काम में आएगी ये स्क्रीनशॉट। तो ये अपन ने बात कर ली, इसके डायग्राम्स के बारे में बात कर ली। अब अपन बात करते हैं कंपाउंड ग्लैंड। कंपाउंड ग्लैंड, डक्ट आर प्रेजेंट। एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में अभी डिस्कस कर रहे हैं, एक्सोक्राइन क्लासिफिकेशन अभी डिस्कस कर रहे हैं। सिंपल एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड कंपाउंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। सिंपल अपन किसे कह रहे हैं, जिसके अंदर डक्ट एब्सेंट होती है। कंपाउंड ग्लैंड अपन उसे कह रहे हैं जिसके अंदर डक्ट प्रेजेंट होती है। तो सिंपल एक्सोक्राइन ग्लैंड के अपन ने टाइप देख ली, 3 टाइप थे, ट्यूबुलर, एसिनर एंड सेक्युलर। अब अपन कंपाउंड ग्लैंड के बारे में अपन देखने जा रहे हैं, वो कितने टाइप्स के हैं। बस आपको इसके अंदर इतनी ही बात ध्यान रखनी है कि इसके अंदर डक्ट प्रेजेंट है और वो भी उसी टाइप से है, उसी के टाइप से हैं, बस उसके अंदर ब्रांच है, इसके अंदर ब्रांच है, उसके अंदर ब्रांच एब्सेंट है ना। तो फर्स्ट एग्जांपल है ब्रांच्ड ट्यूबुलर, ब्रांच होती है ना, सिर्फ ब्रांच प्रेजेंट होती है। अभी मैं आपको इसके स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। ये देखो, ब्रांच, कंपाउंड डक्ट, ये ब्रांच है, ब्रांच शेप है ना, ये ब्रांचेस के फॉर्म में, ब्रांचेस के फॉर्म में ब्रांच आपको दिखाई दे रही है। तो कंपाउंड एपिथेलियम आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ब्रांचेस, फॉर्म ऑफ ब्रांचेस। तो इसका एग्जांपल क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड द सिक्रेशन डायरेक्टली इनटू डक्ट। कंपाउंड ग्लैंड में डक्ट प्रेजेंट होते हैं, तो ब्रांच ट्यूबुलर द सिक्रेशन डायरेक्टली इनटू डक्ट, एग्जांपल गैस्ट्रिक ग्लैंड। एंड ब्रांच्ड एसिना, एसिना, एसिना मतलब जिसकी कैविटी तो कैसी होगी, ट्यूबुलर, बट ओवरऑल अपीयरेंस कैसी है, एल्वियोलाई, राउंडेड, एल्वियोली लाइक, और ब्रांच्ड होती है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं ब्रांच्ड एसिना। एंड जो इसका एग्जांपल है वो है सबेशियस ग्लैंड। सबेशियस ग्लैंड अपने स्किन पे पाई जाती है, जो कि सिक्रेट करती है ऑयली वैक्स, ऑयली वैक्स लाइक मैटर, जो कि अपने स्किन को चिकना, लुब्रिकेट करती है, इसलिए अपन सबेशियस ग्लैंड कहते हैं। तो ये कंपाउंड एक्सोक्राइन ग्लैंड के टाइप्स हो गए। तो अपन ने सिंपल एक्सोक्राइन ग्लैंड पढ़ ली, कंपाउंड एक्सोक्राइन ग्लैंड पढ़ ली, एसिनर, सेक्युलर, ट्यूबुलर ये अपन ने डिस्कस कर लिया। ब्रांच ट्यूबुलर, ब्रांच एसिनर, उसके टाइप्स, उसके एग्जांपल, सब कुछ अपन ने स्टडी कर लिया। अब अपन बात करते हैं फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सोक्राइन। फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सोक्राइन, जो कंपाउंड एक्सोक्राइन ग्लैंड थी उसके जो फंक्शन है, उसके जो फंक्शन है वो कौन कौन सी ग्लैंड है, वो किस किस टाइप से है, वो अपन बात करते हैं। फर्स्ट है मीरोक्राइन। मीरोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट देयर सिक्रेशन बाय सिक्रेटरी वेसाइकल्स। वेसाइकल मतलब वेसाइकल इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकल ऑफ गोल्गी बॉडी। अपन ने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया था कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स वो क्या सिक्रेट करती है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी वेसाइकल्स, ये गोल्गी वेसाइकल्स है। इस रूप में सिक्रीट देयर सिक्रेशन, सिक्रीट देयर सिक्रेशन बाय द सिक्रेटरी वेसाइकल्स, अपने सिक्रेशन को सिक्रीट करती है इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकल। ये वेसाइकल है, ऐसे ही इसको ऐसा ही अपना सिक्रीट
अब ऐसे ही अपना सिक्रेशन सिक्रीट करती है, इसलिए इसको बोलते हैं ग्लैंड सिक्रीट द सिक्रेशन बाय सिक्रेटरी वेसाइकल्स। एग्जाम्पल है सलेवरी ग्लैंड। सलेवरी ग्लैंड इसका एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल ध्यान में रखने हैं, कंपिटिटिव एग्जाम्स में आपसे पूछ दिए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल ही आपको ध्यान रखना है। मीरोक्राइन ग्लैंड क्या है, एपोक्राइन ग्लैंड क्या है, होलोक्राइन ग्लैंड क्या है। तो मीरोक्राइन मतलब द सिक्रेशन इन द फॉर्म ऑफ सिक्रेटरी वेसाइकल्स, एग्जाम्पल है सलेवरी ग्लैंड। सेकेंड अपन बात करते हैं एपोक्राइन। एपोक्राइन मतलब एपिकल पार्ट, एपेक्स वाला पार्ट, या फिर मतलब सबसे आउटर वाला एपेक्स जो पार्ट होता है, आउटर वाला पार्ट होता है एपेक्स वाला पार्ट। तो वो सिक्रेशन जब करता है तो वो जो एपिकल पार्ट है कुछ वो भी सिक्रेट करता है, वो भी ब्रेक डाउन हो जाता है, इसलिए अपन बोलते हैं एपोक्राइन। एपोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट द सिक्रेशन बाय द डैमेज ऑफ एपिकल सरफेस। एपिकल मतलब एपेक्स वाला जो पार्ट होता है वो सिक्रेट होता है, मतलब ब्रेक डाउन हो जाता है उसका इन द secretion. Gland secrete the secretion by the damage of apical surface. जब कोई ग्लैंड सिक्रेशन करती है तो उसका जो एपिकल पार्ट है वो भी ब्रेक डाउन हो जाता है उस सिक्रेशन के दौरान, इसलिए अपन उसको बोलते हैं एपोक्राइन ग्लैंड। उसका बेस्ट एग्जांपल है मेमरी ग्लैंड ब्रेस्ट, मेमरी ग्लैंड। तो जब बेबी इजेक्शन करता है मिल्क का तो कुछ मेमरी ग्लैंड का एपोक्राइन पार्ट भी ब्रेक डाउन हो जाता है और उसके जगह न्यू सेल्स अराइज हो जाती हैं। इसीलिए तो अपन एपिथेलियल को क्या बोलते हैं, रीजनरेशन पावर, हाईली रीजनरेशन पावर, न्यू सेल्स अराइज हो जाती हैं, इसलिए अपन एपिथेलियल को हाई रीजनरेशन पावर कहते हैं। तो इसका बेस्ट एवर एग्जांपल है मेमरी ग्लैंड, एपोक्राइन। थर्ड है होलोक्राइन। होलो मतलब कंप्लीट सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगी, सिक्रेशन के दौरान कंप्लीट सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगी, बस्ट हो जाएगी, इसलिए अपन इसको कहते हैं होलो। होलो मतलब होलो कंप्लीट सेल डैमेज हो जाएगी, डैमेज होने के बाद ही ग्लैंड अपना सिक्रेशन कर पाती है। तो कंप्लीट सिक्रेटरी सेल्स डैमेज and release secretion and damaged cell replaced by new cells because of high regeneration power। इसका बेस्ट एग्जांपल है सेबेशियस ग्लैंड। इसका बेस्ट एग्जांपल है सेबेशियस ग्लैंड कहाँ पे पाई जाती है, स्किन। अभी मैंने कहा था सेबेशियस ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, स्किन में, जो कि क्या रिलीज करती है, ऑयली वैक्स लाइक मैटर, जो कि लुब्रिकेट करता है चिकना। अपनी जो बॉडी चिकनी होती है ना, अपन कहते हैं बॉडी चिकनी होगी तो क्या सिक्रेट हो रही है, सेबेशियस ग्लैंड। तो वो अपनी बॉडी को लुब्रिकेट करती है, अपनी स्किन को लुब्रिकेट कर देता है, अपनी हेयर नेल्स इन सबको लुब्रिकेट कर देता है। तो ये अपन ने बात की फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सोक्राइन, मीरोक्राइन, एपोक्राइन एंड होलोक्राइन। तो इसके एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, एग्जाम्पल से सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। एपोक्राइन मतलब एपिकल पार्ट ब्रेक डाउन हो जाता है, मेमरी ग्लैंड इसका बेस्ट एवर एग्जाम्पल है, होलोक्राइन मतलब कंप्लीट सेल बस्ट हो जाती है उसके बाद सिक्रेट करती है अपने कोई भी ग्लैंड, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सेबेशियस ग्लैंड। एंड मीरोक्राइन मतलब वेसिकल्स के फॉर्म में अपना सिक्रेशन करती है ग्लैंड, इसका एग्जाम्पल है सलेवरी ग्लैंड। ये अपन चैप्टर अपना चल ही रहा है डाइजेशन सिस्टम, आप वहाँ पे देख सकते हैं। इसका वीडियो आने वाला है कल बहुत जल्द, और YouTube पे ऐसा पहली बार होगा कि ये जो कंटेंट है आपको कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा कंटेंट मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूँ, ऐसा कंटेंट YouTube पे नहीं मिलेगा। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस लेक्चर के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। यदि ये आप लेक्चर्स कर लेते हैं तो मैं ये दावा कर सकता हूँ कि आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, हर एक एग्जाम्पल आपका सॉल्व होगा। तो अच्छे से आपको ये लेक्चर देखना है, एक बार समझ में नहीं आए तो दो बार समझिए। मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में ज़रूर आएगा। तो अब अपन बात करते हैं, ये स्ट्रक्चर अपन देख लेते हैं, इसकी शेप देख लेते हैं। मैंने अभी कहा था कि मीरोक्राइन क्या है, मीरोक्राइन ग्लैंड क्या है, जो ग्लैंड अपना सिक्रेशन करती है, सिक्रेशन के दौरान वो सिक्रेशन कैसे करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकल, इन द फॉर्म ऑफ सिक्रेटरी वेसाइकल। तो ये देखो, ये वेसाइकल के फॉर्म में, ये वेसाइकल के फॉर्म में अपना सिक्रेशन
रिलीज आउट करती है। ये देखिए वेसाइकल के फॉर्म में अपना सिक्रेशन रिलीज करती है, सिक्रेटरी वेसिकल्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड न्यूक्लियस। तो ये मीरोक्राइन का शेप हो गई। अब अपन बात करते हैं एपोक्राइन। एपोक्राइन मैंने भी कहा था एपिकल पार्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है, उसके बाद सिक्रेशन रिलीज होता है। तो ये देखो जो सेल की जो एपिकल सरफेस थी, जो एपिकल मतलब ऊपर वाली सरफेस थी, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, बर्स्ट हो जाएगी। उसके बाद जो ग्लैंड है वो अपना सिक्रेशन सिक्रीट करती है। अब अपन बात करते हैं होलोक्राइन। होलोक्राइन मतलब कंप्लीट सेल ही बर्स्ट हो जाती है, कंप्लीट सेल ही ये देखो बर्स्ट होने जा रही है, उसके बाद अपना सिक्रेशन सिक्रीट करती है। इसका बेस्ट एग्जांपल था सेबेशियस ग्लैंड। अब अपन बात करते हैं जो फिफ्थ टाइप था एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम का जो फिफ्थ टाइप था वो था सूडो स्ट्रेटिफाइड। सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। Pseudo stratified epithelium is a type of epithelium in which only single layer of cells present and nucleus present at the basement membrane। मतलब नीचे की तरफ न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, सेल के नीचे की तरफ न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, इसलिए अपन उसको बोलते हैं सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम इज अ टाइप ऑफ एपिथेलियम इन विच ओनली सिंगल लेयर ऑफ सेल्स एंड न्यूक्लियस आर प्रेजेंट एट द बेसमेंट मेम्ब्रेन। एग्जाम्पल है इसका ट्रेकिया एंड नेजल चैम्बर। ये जो नेजल चैम्बर है और जो ट्रेकिया है इसके एग्जाम्पल है सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के। तो ये आपको ध्यान रखना है, सिंगल लेयर होती है, जो इसके न्यूक्लियस है वो सेल के नीचे की तरफ एट दी बिलो ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये अपन ने देख लिया सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। एग्जाम्पल इसके देख लिया ट्रेकिया है एंड नेजल एपिथेलियम है। अब अपन बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये सूडो स्ट्रेटिफाइड की स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार से। सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम के एग्जांपल है ट्रेकिया एंड नेजल एपिथेलियम। अब अपने बात करते हैं, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जर्मिनल एपिथेलियम इज नॉन एज जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल लेयर इज नॉन एज एपिथेलियम ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। जो अपने जननांग वाले ऑर्गन हैं, जो अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं जैसे कि टेस्टिस, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मेल्स इज नॉन एज टेस्टिस एंड प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फीमेल्स विच इज नॉन एज ओवरी। तो ये जो टेस्टिस है एंड ओवरी है वो किसके एग्जाम्पल है? वो एग्जाम्पल है क्यूबॉइडल एपिथेलियम के। तो टेस्टिस एंड ओवरी डायरेक्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे पूछ लिए जाते हैं कि बताओ टेस्टिस कौन सा एपिथेलियम का एग्जाम्पल है एंड ओवरी कौन से एपिथेलियल टिश्यू का एग्जाम्पल है। तो ये बात ध्यान रखना है, टेस्टिस एंड ओवरी आर द एग्जाम्पल ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब अपने बात करते हैं कंपाउंड एपिथेलियम। अभी तक अपन ने पढ़ा कि एनिमल टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं। एनिमल टिश्यू 4 प्रकार के होते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस। और एपिथेलियल में भी अपन ने डिस्कस कर रहे हैं कि एपिथेलियम भी 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम अपन को इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है। जो सेकंड है वो है कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड अपन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें मल्टीपल लेयर प्रेजेंट होती है। और अभी अपन ने सिंपल एपिथेलियम के टाइप्स पढ़े 5। फर्स्ट स्क्वैमस, सेकंड क्यूबॉइडल, थर्ड कॉलमनर, फोर्थ ग्लैंडुलर एंड फिफ्थ था सूडो स्ट्रेटिफाइड। अब अपने बात करने जा रहे हैं कंपाउंड के बारे में। तो कंपाउंड 2 टाइप के होते हैं, फर्स्ट है ट्रांजिशनल एंड सेकंड है स्ट्रेटिफाइड। तो बात करते हैं कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में। वैसे तो मैंने आपको पहले बता ही दिया कि प्रेजेंट मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स इन कंपाउंड एपिथेलियम सो नॉन एज कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू विच हेल्प इन प्रोटेक्शन। ये प्रोटेक्शन का हेल्प करवाती है क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल लेयर प्रेजेंट होती है। तो टाइप ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। फर्स्ट है ट्रांजिशनल एपिथेलियम, सेकंड है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ट्रांजिशनल अपन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस एपिथेलियल टिश्यू में स्ट्रेचेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रेचेबिलिटी पावर होती है। स्ट्रेचेबिलिटी तो अपन को मालूम ही होगा कि अपनी बॉडी में सबसे ज़्यादा स्ट्रेचेबिलिटी कहाँ पे होती है? रीनल पेल्विस, यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में अपना यूरिन स्टोर होता है, उसके बाद में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है,
स्ट्रेच करता है, स्फिंक्टर स्ट्रेच करते हैं, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो ये बात ध्यान रखनी है कि कंपाउंड एपिथेलियम दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट ट्रांजिशनल एपिथेलियम एंड सेकंड इज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। अब फर्स्ट अपन बात कर लेते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम। फर्स्ट बात कर लेते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम, दोज एपिथेलियम टिश्यू विच चेंज देयर शेप, जो अपनी शेप को चेंज कर सके, उसे अपन क्या बोलते हैं, ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू। हाई लेवल ऑफ स्ट्रेचेबिलिटी, हाई लेवल ऑफ स्टेबिलिटी अकर इन यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड रीनल पेल्विस। तो ये एग्जांपल आपको ध्यान रखना है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम अपन उसे बोलते हैं, ट्रांजिशनल कंपाउंड एपिथेलियम अपन उसे बोलते हैं जिसके अंदर हाई पावर ऑफ स्ट्रेचेबिलिटी होती है, हाई पावर ऑफ चेंज देयर शेप, तो उससे बोलते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम। इसके एग्जांपल है यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड रीनल पेल्विस। अब अपन बात करते हैं जो सेकंड है वो थी अपने स्ट्रेटिफाइड, सेकंड है अपने स्ट्रेटिफाइड की अपन बात करते हैं। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू आर फॉर्म्ड बाय मल्टीपल लेयर। ये तो अपन को पता ही है कि कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू आर फॉर्म्ड बाय मल्टीपल लेयर, जबकि सिंपल एपिथेलियल टिश्यू आर फॉर्म्ड बाय सिंगल लेयर। तो कंपाउंड के दो टाइप थे, ट्रांजिशनल एंड स्ट्रेटिफाइड। फर्स्ट अपन ने डिस्क्राइब कर लिया ट्रांजिशनल एपिथेलियम के बारे में। ट्रांजिशनल एपिथेलियम वो है जो अपनी शेप चेंज कर सकते हैं, जिसके अंदर हाई पावर ऑफ स्ट्रेचेबिलिटी होती है। एग्जांपल है इसके रीनल पेल्विस, यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर। अब अपन बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू आर फॉर्म्ड बाय मल्टीपल लेयर्स विच हैव टू कैटेगरी। इसके अंदर भी दो कैटेगरी होती है। फर्स्ट है केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम विच हैव केराटिन प्रोटीन। केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के दो कैटेगरी है। फर्स्ट है केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, सेकंड है नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। अपन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम उसे बोलते हैं जिसके अंदर केराटिन प्रोटीन, मल्टीपल लेयर एंड प्रोटेक्शन तीनों ही प्रेजेंट है, उसे अपन बोलते हैं केराटिनाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू या फिर केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम। तो क्या बोलते हैं, विच हैव केराटिन प्रोटीन्स, which have keratin proteins, protection and multiple layers are also present is known as keratinized stratified epithelium। इसके बेस्ट एग्जांपल है नेल्स अपने, हेयर्स अपने एंड स्किन अपनी। तो इसके तीन एग्जांपल है, नेल्स, हेयर एंड स्किन, जिसके अंदर केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, उसे अपन कहते हैं केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये जो एग्जाम्पल है वो अपन से पूछ लिए जाते हैं कि केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड के एग्जाम्पल बताओ। तो केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम वो है जिसके अंदर केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट रहता है, मल्टीपल लेयर प्रेजेंट रहते हैं एंड प्रोटेक्शन का काम करती है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम। इसके बेस्ट एवर एग्जांपल है नेल्स, हेयर्स एंड स्किन। अब बात करते हैं अपन नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में। नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम वो है केराटिन प्रोटीन जिसके अंदर एब्सेंट रहते हैं, जबकि मल्टीपल लेयर एंड प्रोटेक्शन का वो काम करते हैं। जबकि केराटिन प्रोटीन ओनली एंड ओनली केराटिन प्रोटीन एब्सेंट रहते हैं, इसलिए अपन इसको बोलते हैं नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। इसके एग्जाम्पल है बक्कल कैविटी, फेरिंग्स एंड वेजाइना। इसके जो एग्जाम्पल है बक्कल कैविटी, फेरिंग्स एंड वेजाइना। बस ये तीन एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स एंड वेजाइना। तो नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड स्क्वैमस एपिथेलियम अपन उसे बोलते हैं जिसके अंदर, ये नाम बहुत इजी है, बोलने में बहुत इजी है, मजाक कर रहा हूँ, ये नाम है नॉन केराटिनाइज्ड कंपाउंड कॉलमनर नॉन केराटिनाइज्ड कंपाउंड एपिथेलियम स्क्वैमस एपिथेलियम। इसके एग्जाम्पल है बक्कल कैविटी, फेरिंग्स एंड वेजाइना। तो ये तीन एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर केराटिन प्रोटीन नहीं होते बल्कि ये प्रोटेक्शन में हेल्प करवाते हैं एंड मल्टीपल लेयर प्रेजेंट होते हैं। तो ये अपन ने बात कर ली सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में। अपन ने तो अभी सिर्फ वन पार्ट ये है
एनिमल टिश्यू 4 टाइप के थे। फर्स्ट एपिथेलियल, सेकंड मस्कुलर, थर्ड कनेक्टिव एंड फोर्थ नर्वस। तो अभी अपन ने सिर्फ 1 टाइप किया है, फर्स्ट ओनली एक टाइप किया है एपिथेलियल, अभी तक 3 टाइप बाकी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो ऐसे ही कीप सपोर्टिंग। तो ये लेक्चर उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो ये लेक्चर आपको कम से कम 1-2 बार तो आपको देखना ही होगा, क्योंकि एग्जाम्पल्स के आपको ध्यान में रखने होते हैं। कम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं, तो ये एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिएगा। और इसके बाहर, इस लेक्चर के बाद एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा एपिथेलियम टिश्यू से, है ना। तो कोई भी डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में आप भेज सकते हैं। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेक्चर आपके साथ प्रोवाइड होते जाएंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आपको मिलता जाएगा सब्सक्राइब से। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप सपोर्टिंग। तो नेक्स्ट लेक्चर होगा कनेक्टिव टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू। सो थैंक यू वेरी